अब शशि शेखर जी, सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिए। शशि शेखर जी और आशुतोष जी भी एक छोटा छोटा वर्जन दे दें आज वोटर टर्नआउट पे। बहुत दिलचस्प मोड़ पे बहस आ गई है शशि शेखर जी। देखिए वोटर टर्नआउट, अब यहाँ से अब जितनी पार्टी के नेताओं से आज बात करेंगे, नहीं नहीं एकदम कमाल ही हो गया है पश्चिम यूपी में, यहाँ से एकदम अब हम लोगों की बयार बह रही है। बिहार में अगर कम है तो वो सत्ता के खिलाफ नहीं है। लेकिन आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता दी की तो राज्य में सरकार है ना, देश में तो सरकार मोदी जी की है। उनका ये कहना है कि चाहे तमिलनाडु में डीएमके की है लेकिन देश में तो मोदी सरकार। तो हाई वोटर टर्नआउट जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में है उसको वो कहते हैं कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ इतना हाई वोटर है। अब आपको तलवार की धार पर चलना है, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? और फिर सेम सवाल आशुतोष जी की, आप भी इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु इन्हीं जगहों पर वोटिंग देखी गई है। ये राज्य के खिलाफ है या केंद्र के खिलाफ? अंजना, मैं आपकी बात का बहुत सीधे लफ्जों में जवाब देना चाहूंगा। सुधांशु जी और आलोक जी की बातों का अपना अर्थ है और उसके पीछे उसके निहितार्थ हैं, तो वो मैं उनके सम्मान करते हुए दोनों अपने मित्रों का, मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा। लेकिन अगर किसी चुनाव को पढ़ना है तो पिछले कई मतदानों ने साबित किया है कि ज्यादा या कम टर्नआउट किसी खास दिशा में नहीं ले जाता। ये अगर इसको आपको देखना है तो देखना ये होगा कि किस तरह की पोलिंग बूथों पर ज्यादा मतदान हुआ, जिस जगहों पर मतदान ज्यादा हुआ वह किस तरह के लोग रहते हैं और जो लोग रहते हैं उनकी लीनिंग किस तरफ थी। तो इसकी अभी एनालिसिस, चूंकि अभी मतदान अभी तो चल ही रहा है, कुछ जगहों पर कुछ जगह खत्म हो गया है, ये करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है और ये मैं अपनी बात बता रहा हूं एक पत्रकार के नाते कि बिहार और उत्तर प्रदेश में मतदान कम क्यों हुआ, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ मतदान बहुत ज्यादा होगा और वो उम्मीद इसलिए थी कि जनता में मुझे जोश नहीं दिख रहा था। जनता बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, हम लोग कुरेदते थे मैदान में जाकर, तब भी हमें जवाब बहुत ही गोल गोल मिलते थे। तो लगता था, लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत कोशिश की थी, बहुत से नए मतदान केंद्र बनाए गए थे, प्रयास था कि लोग निकले, लेकिन लोग उतने निकले नहीं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है जना, 4 जून तक वेट करना होगा। मैं इस पर कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मुझे 1-2 दिन लगेगा अपने संवाददाताओं से बात करके कि किन लोगों ने ज्यादा मत किया है, किन लोगों ने कम मत किया है। एक बात बहुत साफ है, शहर फिर पिछड़ गए हैं और शहरों का पिछड़ना यकीनन एक संकेत देता है। अंजना। ठीक है, बिल्कुल। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए यही सवाल का जवाब, मैं तो एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूं। बिहार 46%, पश्चिम बंगाल 77%, मतलब जलपाईगुड़ी जैसी जगहों पर 80% को छूता हुआ वहां पर वोट परसेंटेज। तमिलनाडु में 66% के आसपास वोटिंग। ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, ये क्या वाकई कुछ संकेत दे रहा है? गर्मी की वजह से नहीं निकले या उदासीनता सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से, क्या मतलब इसको कैसे एनालाइज आप करते हैं? देखिए, इसमें एक चीज तो मैं शशि जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि वोटर में कम से कम उदासीनता हमको दिखाई पड़ रही है और वो उदासीनता कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है। अगर आप 4-5 राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और इसके अलावा अगर आप देखें मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अकेला, उत्तर प्रदेश अकेला है जहां पे ऐसा लगता है कि जो पिछली बार जिस तरह जितनी पोलिंग हुई थी लगभग उतनी ही पोलिंग इस बार होती हुई दिखाई पड़ रही है। 57.54 और पिछली बार की जो पोलिंग थी, मतलब पूरे चुनाव की लेता हूं 2019 की, तो उसमें 59.21% था। लेकिन बिहार में पिछली बार पूरे चुनाव में 57.33% पोलिंग हुई और इस बार 46.32। और साथ ही साथ अगर आप राजस्थान देखें तो पिछली बार 66.34, पूरे चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, फर्स्ट फेज की बात नहीं कर रहा हूं, तो इस बार 50.22। मैं ये मान के चलता हूं कि जब आखिरी नतीजे आएंगे तो इसमें कम से कम 2% का इजाफा सारे पोलिंग बूथ पे होगा, क्योंकि आखिरी नतीजा आते तक 2% से 3% तक का इजाफा हो सकता है। तो राजस्थान से जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि वहां कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे जाटों के अंदर अच्छी खासी नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर वहां नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के अंदर भी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी उसकी वजह से भी वहां पर कुछ कमजोरी दिखाई पड़ रही है। लेकिन बिहार में 10% का फासला होना और कम से कम 8% का फासला होना,
ये दिखाता है कि ना तो लोग किसी को जिताने के लिए निकले हैं, ना ही लोग किसी को हराने के लिए निकले हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि इसमें ना तो सत्ता पक्ष बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बैठ सकता है और ना ही विपक्ष। दोनों के लिए चिंता का सबब है और दोनों के लिए ही दिक्कत पैदा होने वाली है। अब ये गर्मी की वजह से है या कहीं कोई नाराजगी है, उदासीनता है, ये कहने वाली बात, क्योंकि आज दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी। हम लोग भी जब दिन में निकले तो लगा कि बहुत ज्यादा गर्मी, तो लोग गर्मी की वजह से भी ना निकले होंगे, लेकिन उदासीनता तो बिल्कुल दिखाई पड़ती। जैसे अगर आप मणिपुर चले जाएं, मेघालय चले जाएं, त्रिपुरा में देखें, सिक्किम में देखें, पुडुचेरी देखें, असम देखें, JNK देखें, वहां पे भारी मात्रा में 70% के ऊपर पोलिंग हुई है। तो बिहार में 46% के आसपास, राजस्थान में 50% के आसपास। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं गहरी उदासीनता है, लोगों के अंदर निराशा है, इसलिए नहीं निकले हैं। ठीक है, निराशा किस बात से, किसके खिलाफ? अच्छा, कभी कभी जिस तरीके का सिस्टम चलता रहता है, निराशा दोनों तरफ से हो सकती है। निराशा सत्ता पक्ष से भी हो सकती है, निराशा विपक्ष से भी हो सकती है, क्योंकि लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं वो या तो सत्ता पक्ष से होंगी कि भाई पिछले 10 साल में आपका काम था, बहुत अच्छा हुआ, चलो हम आपको वोट देने के लिए निकलते हैं। लेकिन अगर वो निराश है तो भी नहीं निकलते, क्योंकि लगता है वोट देके क्या होगा। विपक्ष से जिनको उम्मीद थी कि विपक्ष सरकार के खिलाफ कुछ करेगा, सरकार को हराने के लिए एकजुट होगा, सरकार के खिलाफ माहौल बनाएगा, अगर विपक्ष से भी नाराजगी होती है तो भी लोग नहीं निकलते उस तरीके से, क्योंकि लोग कहते हैं करेंगे क्या, विपक्ष को वोट दे नहीं सकते, सत्ता पक्ष के पास हम जाना नहीं चाहते। तो दोनों तरफ से बराबर की बात होती है इसमें। सुधांशु जी, अब आपके पास दोनों के कमेंट पर आपका जवाब, और साथ ही देखिए बिहार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं भी ये मानती हूँ कि जिस तरह की गर्मी थी, यहाँ मोबाइल बंद हो जा रहा था खुले मैदान में गांधीनगर में कि टेम्परेचर इज टू हाई, मोबाइल के नॉट वर्क। तो किस तरह की गर्मी है देश में वो देखी जा सकती है। 5 से 6 बजे मुझे भी लगता है कि 2-3% कई जगहों पर वोट प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन बिहार को और राजस्थान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये दो ऐसे राज्य हैं जो आपके लिए क्रूशियल हैं। एक सीट छोड़ बिहार में आपने पिछली बार सभी सीटें जीती थी, राजस्थान में सभी सीटें जीती थी। ऐसे में इतने कम वोटर्स का निकलना, एक डायरेक्ट कोरिलेशन क्या वोटिंग पैटर्न में उनकी उदासीनता से जोड़ा जा सकता है? जी देखिए, गर्मी वाली बात से मैं भी आपके सहमत हूं, क्योंकि नियम ये कहता है कि 6 बजे तक भी जो लोग, आखिरी समय तक भी जो लोग लाइन में लग जाएंगे उन्हें वोटिंग का मौका मिलेगा। तो हो सकता है बहुत से लोग थोड़ा सा धूप कम होने के बाद आए हो तो 2-3% यहां बढ़ सकता है। परंतु मैं तीनों लोगों के बारे में जो टिप्पणी करना चाहूंगा, देखिए आलोक जी तो अद्भुत बता दिए, वो तो आरएसएस के अंदर क्या बात हो रही है और आरएसएस ने क्या प्लानिंग कर ली है और आरएसएस क्या डिसाइड कर ली है, ऐसा लगता है कि नागपुर के केशव कुंज में से बैठक करके आ रहे हैं। वो तो इतना बढ़िया विश्लेषण देने लगते हैं। अब जो कुछ बोला आशुतोष जी ने, मैं विश्लेषण से सहमत हूं। जो शशि शेखर जी ने बोला कि कई बार जब वोटिंग प्रतिशत कम होने पे हमें यह भी देखना पड़ता किन क्षेत्रों में मत प्रतिशत क्या रहा, किसका कंपैरेटिवली ज्यादा रहा या कम। जो आशुतोष जी ने बोला उस विश्लेषण को अगर देखें तो जो हमारे आलोक जी बोल रहे थे कि उत्तर हाफ और साउथ साफ, तो भैया आशुतोष जी की बात माने तो आपका तो प्लग ही ऑफ कर दिया। उन्होंने तो कहा उदासीनता है, तो करंट नाम की तो कोई चीजें नहीं है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष से भी उदासीनता हो सकती है उनके विश्लेषण में, और प्रतिपक्ष से भी। मैं यहां दूसरी बात कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है, प्रतिपक्ष का रवैया इतना नकारात्मक और गैर जिम्मेदाराना नजर आता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब इसमें कोई संभावना ही नहीं है, तो कई बार निर्णय एक फोरगॉन कंक्लूजन हो जाता है। अब मैं यहां कहूं, बचपन से आज तक हम जो विश्लेषण देखते आए हैं, अंजना जी, हमेशा राजनीतिक विश्लेषक दो बात कहते हैं। यदि काफी कम पोलिंग हुई तो लोग कहते हैं इससे कमिटेड वोटर वाली पार्टी को लाभ होगा। यदि ज्यादा पोलिंग हुई तो लोग कहते हैं इसका मतलब वो चेंज लाना चाहते हैं। अब कह रहे हैं प्रदेश का चुनाव नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं 2009 के मुकाबले 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई थी, 7-8%, 73 सीटें आई थी। अब आप कह रहे हैं राजस्थान में पिछली बार ज्यादा क्यों हुई थी? राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन से लोग दुखी थे। अब अगर कह रहे हैं तमिलनाडु में वो ज्यादा वोट कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में तो सारी सीटें उनकी जीती हुई हैं, तो वो अपनी सीट पे ज्यादा वोट करके बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। ये तर्क समझ में नहीं आता। अगर आप कह रहे हैं बंगाल में ज्यादा वोट कर रहे हैं, तो वो तो अब ममता जी तो साथ में नहीं है कांग्रेस के, तो वो कांग्रेस के पक्ष में इतनी हवा आ गई। मतलब राहुल गांधी का करंट ऐसा चल रहा है कि वो लेफ्ट और कांग्रेस को वोट न करके ममता जी को वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता इसको समझती। तो मेरा विश्लेषण पुनः ये है कि जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, आप कह रहे हैं वहां परसेंटेज ज्यादा नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वहां रिएक्शन है। और उत्तर भारत के राज्यों में लोगों को उदासीनता है और मुख्यतः विपक्ष के नजरिए से, इसलिए उनको लगभग स्पष्ट नजर आ रहा है कि निर्णय क्या होने जा रहा है। इसलिए भी हो सकता है लोग कम आए।
और कमिटेड आलोक जी, वो जो पारंपरिक तरीका है उस पर अपना फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी, जी सुधांशु जी, पारंपरिक जो तरीका है उस पर फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कम मतदाता निकले हैं क्योंकि वो सत्ता से खुश है। जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ज्यादा निकले हैं वहां की पार्टी के खिलाफ, क्षेत्रीय दल के खिलाफ। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि वहां की राज्यों के खिलाफ अगर चुनाव होता, राज्यों का चुनाव होता, तो मैं इस तर्क को बिल्कुल स्वीकार करता। लेकिन जब राज्यों का चुनाव नहीं है, केंद्र का चुनाव है, तो स्वाभाविक है कि मैं इस तर्क को दरकिनार करता हूं। लेकिन आज की जो बात है वो पूरा एक पैटर्न आ रहा है। हिंदी बेल्ट, बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, उत्तराखंड देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हिंदी बेल्ट में वोट परसेंटेज कम होना और उदासीनता होना, और भयंकर उदासीनता होना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं अब लफाजी नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं यह बताता है कि झूठ के जो भाषण हैं उनका प्रभाव नहीं हो रहा है। अभी तक भी देश के प्रधानमंत्री आज भी विपक्ष को ही कोस रहे हैं। तो ये उदासीनता का मूल कारण जो है वो ये है कि भाजपा जो है वो 2-3 लोगों के हाथ में आ गई है और वो लोग केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं देश के सामने। उदासीनता का एक बहुत बड़ा कारण है कि आप कन्हैया लाल के नाम पर आपने वोट मांगा तो वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन अब किस बात पर वोट मांगेंगे? केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। इसलिए कहीं ना कहीं मतदाता के अंदर जो उदासीनता आई है उसका मूल कारण है कि तमाम जो समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं खड़ी हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 2022 के फरवरी में कहा था कि छुट्टे जो जानवर हैं, पशु हैं उत्तर प्रदेश में, मैंने भाइयों बहनों मित्रों उसका फार्मूला ढूंढ लिया है, 15 दिन में समाधान हो जाएगा। लेकिन आज एक अच्छी बात हुई, उनको योगी जी भी याद आए हैं अभी भाषण में। अभी तक योगी जी याद नहीं आ रहे थे। आज मुझे लगता है कि उनकी कास्ट, जाति, धर्म, तमाम जो पैंतरे वो चलते थे भाजपा के लोग, वो इस बार नहीं चले हैं। और उदासीनता भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है कि अगर 50, 52, 55% वोट परसेंटेज हो रहा है जिस वोटिंग लिस्टों के फिल्ट्रेशन के बाद भी, तो मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत गलत चीज है ये। और ये इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है कि इलेक्शन कमीशन को भी मुट्ठी में कर लो। ऐसा आ रहा है कि हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। शशि शेखर जी, आशुतोष जी, आलोक जी, सुधांशु जी, सिर्फ 2-2 लाइन बोलने का वक्त रहेगा। प्रश्न एक ही है, 400 पार का दम जो शशि शेखर जी एनडीए भर रही है, प्रधानमंत्री एनडीए के लिए भर रहे हैं, क्या वो मुमकिन होता हुआ दिख रहा है आज के ट्रेंड्स के बाद? 2 लाइन का जवाब। जनाब, मैं हमेशा की तरह मेरा जवाब है, मैं ओल्ड स्कूल का स्टूडेंट हूं और मैं कोई भी भविष्यवाणी 4 जून से पहले नहीं करूंगा। आशुतोष जी, आशुतोष जी, आजकल लेकिन शशि जी खूब भविष्यवाणी करते हैं, एकदम बीच बीच में एक लाइन ड्रॉप कर देते हैं और जनता उस पर चर्चा करती रहती है। हाँ आशुतोष जी, मैं ओल्ड स्कूल के मास्टर जी का शिष्य हूं, इसलिए मैं भी भविष्यवाणी नहीं करता हूं। आप अच्छी तरीके से इस बात को जानती हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो दौर है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल वाला दौर है। और क्योंकि इसमें राजस्थान भी है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, दोनों जगह बीजेपी की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ती है। इसमें महाराष्ट्र भी है और बिहार भी है, और साथ ही साथ तमिलनाडु भी। तो अगर सीटों के लिहाज से देखेंगे तो ये बीजेपी। आलोक जी 2 लाइन, आलोक जी 2 लाइन। ठीक है, आलोक जी 2 लाइन, आलोक जी 2 लाइन। देखिए, मुझे लगता है राहुल जी ने जो बात कही थी कि मामला 150 के आसपास ही रहेगा। उत्तराखंड में बीजेपी हाफ से भी कम 2 सीटों मुश्किल से जीत पाएगी, 3 सीटें हम कंफर्म जीत रहे हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। बीजेपी 150 पार नहीं जा पाएगी। ठीक है, सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। वो कह रहे राहुल जी का प्रेडिक्शन सही हो। सिर्फ 2 लाइन। देखिए, अगर इनकी राहुल के बस एक ही लाइन, राहुल के करंट पे दम होता तो रामपुर में स्पार्किंग हो गई होती। तो मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, राहुल इंडी और घमंडिया, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक।